हेलो गाइस, तो हमने स्टार्ट किया था दी हाउसमेट जो कि लिखी है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। मेली। एक हफ्ता गुजरने के बाद मैं नीचे लाउंज में आती हूँ और नीना को एक भरा हुआ कचरे का थैला पकड़े देखती हूँ। मेरा पहला ख्याल आता है, या खुदा अब क्या हुआ। सिर्फ एक हफ्ता विंचेस्टर्स के साथ गुजारने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ सालों से हूँ, बल्कि सदियों से। नीना का मिजाज बेहद गैर मुतवक्का है। एक लम्हे वो मुझे गले लगाती है और कहती है कि वो मेरे यहाँ होने से कितने शुक्रगुजार है, और अगले ही लम्हे वो मुझे किसी ऐसे काम पर डांट रही होती है जो उसने मुझे करने के लिए कभी कहा ही नहीं था। इसका रवैया बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और सिसिलिया तो मुकम्मल तौर पर बदतमीज़ है, जिससे वाज़ह तौर पर मेरी मौजूदगी से चिढ़ है। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं फ़ौरन ये नौकरी छोड़ देती, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। इस घर में अगर कोई एक फ़र्द है जो मुकम्मल तौर पर काबिल बर्दाश्त है तो वो एंड्रू है। वो ज़्यादा वक्त घर पर नहीं होता, लेकिन जितनी बार भी मेरी इससे बात हुई है वो बिल्कुल आम सा है, और इस वक्त मुझे आम और सादा रवैया सबसे ज़्यादा पसंद है। सच कहूँ तो मुझे कभी कभी एंड्रू पर तरस आता है। नीना जैसी औरत के साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। मैं लाउंज के दरवाजे पर खड़ी हूँ, ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि नीना आखिर इस कचरे के थैले के साथ क्या कर रही है। क्या वो चाहती है कि मैं इस कचरे को तरतीब दूँ, या अल्फ़ाबेटिकली तौर पर, या रंग या बदबू के लिहाज से। क्या मैंने कोई गलत किस्म का कचरे का थैला ख़रीद लिया है और अब मुझे नया थैला लगाकर ये सब दोबारा करना होगा। मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मिली, नीना मुझे आवाज़ देती है। मेरा दिल एकदम बैठ जाता है। मुझे महसूस होता है कि अब मुझे पता चलने वाला है कि वो मुझसे कचरे के साथ क्या करवाना चाहती है। जी। वो मुझे अपने पास बुलाती है। मैं इस तरह चलने की कोशिश करती हूँ जैसे मुझे किसी सजाए मौत के लिए ना ले जाया जा रहा हो। यह आसान नहीं है। कोई मसला है? मैं पूछती हूँ। नीना भारी कचरे का थैला उठाती है और इसे अपने कीमती लेदर के सोफे पर दे मारती है। मैं मुंह बना लेती हूँ। दिल में सोचती हूँ कि इसे खबरदार कर दूँ कि कीमती लेदर पर कचरा ना फेंके। मैंने अभी अपना क्लोजेट साफ़ किया है, वो कहती है, और बदकिस्मती से मेरे कुछ कपड़े अब मुझे पूरे नहीं आ रहे, तो मैंने इन्हें इस थैले में जमा कर लिया है। क्या तुम प्लीज़ इसे डोनेशन बिन वाले डब्बे में डाल दोगी? बस इतना? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मिली सोचती है। बिल्कुल कोई मसला नहीं। असल में नीना एक कदम पीछे हटती है और मुझे सर से पाँव तक गौर से देखती है। तुम्हारा साइज़ क्या है? 6। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। ओहो, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये सारे कपड़े 6 या 8 साइज़ के हैं। मिली सोचती है, 6 या 8? नीना कम से कम 14 साइज़ की लगती है। इसने काफ़ी अरसे से अपनी अलमारी की सफाई नहीं की होगी। मिली कहती है, ओहो, तुम्हें ये रख लेना चाहिए। वो कहती है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े तो है ही नहीं। इसकी बात सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए डूब जाता है। हालांकि वो सही कह रही है, मेरे पास वाकई अच्छे कपड़े नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लेने चाहिए। वो कहती है, बिल्कुल लेने चाहिए। वो थैला मेरी तरफ बढ़ाती है। ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इसरार करती हूँ। मैं थैला पकड़ती हूँ और इसे थोड़ा सा खोलकर झांकती हूँ। सबसे ऊपर एक छोटा सा सफ़ेद लिबास पड़ा है। मैं इसे निकालती हूँ। यह हैरत अंगेज़ तौर पर कीमती लगता है, और इसका कपड़ा इतना नरम है कि जी चाहता है मैं इसमें नहा लूँ। नीना ठीक कह रही है, ये लिबास मुझ पर शानदार लगेगा। ये किसी पर भी शानदार लगेगा। अगर मैं दोबारा बाहर निकलकर किसी से मिलने का सोचूं तो मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े होना वाकई अच्छा होगा, चाहे वो सब सफ़ेद ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। बहुत शुक्रिया, आप वाकई बहुत जेनरस हैं। तुम्हारा बहुत वेलकम। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे। मिली कहती है, अगर आपको अपना लिबास वापस चाहिए तो आप बता देना। नीना अपना सर पीछे फेंककर हंसती है और इसकी थोड़ी की नीचे वाली तह हिलने लगती है। मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी किसी भी लिबास के साइज़ में फ़िट आऊँगी, ख़ास तौर पर क्योंकि एंडी और मैं एक बच्चा पैदा करने जा रहे हैं। मेरा मुंह हैरत से खुल जाता है। आप प्रेग्नेंट हैं? मुझे समझ नहीं आता है कि नीना का प्रेग्नेंट होना अच्छी खबर है या बुरी। हालांकि ये इसके चिड़चिड़े रवैये की वजाहत ज़रूर कर सकता है, लेकिन वह सर हिलाती है। अभी नहीं, हम कुछ अरसे से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हम दोनों वाकई एक बच्चा चाहते हैं और जल्दी एक स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है। तो मेरा अंदाज़ा है कि अगले साल या इससे कुछ बाद घर में एक और नन्हा मेहमान आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या जवाब दूँ। मुबारक हो।
شکریہ، وہ خوشی سے چمک اٹھتی ہے۔ ویسے کپڑوں کا مزہ لینا میلی، اور ہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور بھی ہے۔ وہ اپنے سفید پرس میں ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہے اور ایک چابی نکالتی ہے۔ تمہیں اپنے کمرے کی چابی چاہیے تھی ہے نا؟ شکریہ۔ پہلی رات کے بعد جب میں خوف کے مارے جاگ گئی تھی یہ سوچ کر کے میں کمرے میں قید ہوں، میں نے دروازے کے لاک کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا۔ میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ دروازہ تھوڑا پھنستا ہے، لیکن کوئی چپکے سے میرے کمرے میں آ کر مجھے اندر بند نہیں کر رہا، اور اگر میں اندر ہی ہوں تو چابی کس کام کی؟ لیکن میں چابی جیب میں رکھ لیتی ہوں، شاید یہ کمرے سے باہر جاتے وقت دروازہ بند رکھنے کے لیے فائدہ مند ہو۔ نینا کی پرسنالٹی ایسی لگتی ہے جو دوسروں کی چیزوں میں جھانکنے کا شوق رکھتی ہو۔ یہ شاید میرے دوسرے مسئلے کا ذکر کرنے کا بھی اچھا موقع ہے۔ وہ کہتی ہے، ایک اور بات، کمرے کی کھڑکی نہیں کھلتی، لگتا ہے جیسے اس پر پینٹ کیا گیا ہو۔ ایسا ہے؟ نینا کے انداز سے لگتا ہے جیسے کوئی خاص دلچسپ بات نہ ہو۔ یہ آگ لگنے کی صورت میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ملی کہتی ہے۔ وہ اپنے ناخنوں کی طرف دیکھتی ہے اور ایک ناخن پر سفید پینٹ کے اترے ہوئے حصے کو غور سے دیکھ کر ناک چڑھاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، مجھے پوری طرح یقین نہیں، لیکن میرا مطلب ہے کمرے میں کھڑکی کھلنی تو چاہیے ہے نا؟ اوپر کافی گھٹن ہو جاتی ہے، اور ملی سوچتی ہے اصل میں وہاں گھٹن نہیں ہوتی، اگر کچھ ہے تو وہ تیز ہوائیں جو ایٹک میں گھس آتی ہیں۔ لیکن اگر یہ بات کہنے سے کھڑکی ٹھیک ہو سکتی ہے تو میں جو بھی کہنا پڑے کہہ دوں گی۔ مجھے خیال ہی برا لگتا ہے کہ کمرے کی واحد کھڑکی ہمیشہ کے لیے بند رہے۔ میں کسی سے کہلوا دوں گی کہ وہ کھڑکی دیکھ لے۔ وہ ایسے لہجے میں کہتی ہے جیسے وہ بالکل بھی کسی کو نہیں بلانے والی، اور میں کبھی بھی وہ کھڑکی کھلتی نہیں دیکھوں گی۔ پھر اس کی نظر کچرے کے تھیلے پر پڑتی ہے۔ ملی، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہیں اپنے کپڑے دے رہی ہوں، لیکن پلیز یہ کچرے کا تھیلا ہمارے لاؤنج میں مت چھوڑو، یہ بہت بدتمیزی کی بات ہے۔ اوہ سوری، میں آہستہ سے کہتی ہوں، اور پھر وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے جیسے وہ نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا کرے۔